Hello guys, welcome back to my channel Studyship with KS. Today we start our first chapter of the political science book part 1, that is the Cold War era. Before starting this video, don't forget to like, share and subscribe to my channel. Without wasting much time, let's get started. Our first topic is Cuban Missile Crisis. क्यूबा जो था वो स्मॉल आइसलैंड था वेस्टर्न कोस्ट पे, और जो फिडल कैस्ट्रो थे वो उसके प्रेसिडेंट थे। क्यूबा के प्रेसिडेंट कौन थे? फिडल कैस्ट्रो। और जो सोवियत यूनियन था, जो यूएसएसआर था, वो फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करता था क्यूबा को, उसको हेल्प करता था कि ताकि वो अपनी जो इकोनॉमी है उसको डेवलप कर सके। जो निकिता खुश्रेव थी, जो कि सोवियत यूनियन की लीडर थी, उन्होंने क्या किया, वो चाहती थी कि जो क्यूबा है उसको रशिया में कन्वर्ट कर दे। क्यूबा एक स्मॉल सा पार्ट था यूएस के साथ वाला, इसलिए वो चाहती थी कि वो उसको रशिया में बदल दे। 1962 की ये बात है। इसलिए उन्होंने जो अपनी न्यूक्लियर मिसाइल्स थी वो क्यूबा के पास रख दी थी। उन्होंने अपने जो शिप्स थे वो क्यूबा के पास रख दिए ताकि वो यूएसए को डरा सके कि वो भी उनकी पार्टी में सबसे बड़े हैं। जब 3 वीक्स बाद जब सोवियत यूनियन ने न्यूक्लियर वेपन्स को रखा, जब यूएस के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी को पता चला कि जो निकिता खुश्रेवा उन्होंने मिसाइल्स रखी हैं, तो उन्होंने उन्हें कहा कि तुम यहाँ से अपनी मिसाइल्स हटा लो, ताकि क्योंकि अगर क्यूबा पे मिसाइल होंगी तो अमेरिका को बहुत ज़्यादा उससे नुकसान होगा। इसलिए उन्होंने उसे कहा कि यहाँ से तुम अपनी मिसाइल्स को हटा लो। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस एक पार्ट था वर्ल्ड वार 3 होने का, एक ज़रिया था। इस वजह से लोगों को ऐसी टेंशन थी लोगों के मन में कि अब वर्ल्ड वार 3 हो सकती है। जो वो था वेस्टर्न अलायंस था, वो यूएसए के द्वारा से हेड किया जाता था, और ये सब फॉलो करते थे लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म को, जिसमें कि फ्री मार्केट होया करती थी, और जो भी डिसीजन था वो गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता था, गायब नहीं लिया जाता था। और जो सोवियत यूनियन था वो हेड किया जाता था, ईस्टर्न अलायंस था वो हेड किया जाता था यूएसएसआर के द्वारा, और जिसमें कि सोशलिज्म और कम्युनिज्म होता था, जिसमें कि जो सारे डिसीजन है वो गवर्नमेंट के द्वारा ही लिए जाते हैं। वहाँ पर कोई भी डिसीजन पीपल नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज द कोल्ड वार। कोल्ड वार, the situation of war between the 2 or more countries, there is possibility of war but there is no war। कोल्ड वार एक ऐसी वार है जिसमें कि पॉसिबिलिटी हो कि वर्ल्ड वार 3 हो सकती है। ऐसी वार जिसमें कि पॉसिबिलिटी हो कि दूसरी वार हो सकती है, उसको कहते हैं कोल्ड वार। पर वहाँ पे कोई भी वार नहीं होती, पर लोगों के मन में ऐसे होता है कि अभी होगी लड़ाई। ये जो थिंग था वो हैपन हुआ था 1945 से 1990 तक। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार चली थी वो चली थी 1939 से 1945 तक, और जो दूसरी वर्ल्ड वार थी वो चली थी 1945 से 1990 तक। ये था जब ये यूएसए ने, उसने जो रीजंस क्या थे कोल्ड वार के, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार थी उसने पूरे वर्ल्ड को शेकन करके रख दिया था, और जो दूसरी वर्ल्ड वार थी वो हुई थी 1939 से 1945 तक, जो हुई थी 2 ग्रुप के बारे में। एक अलायंस फोर्सेस जिसमें कि यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन और फ्रांस था, जिन्होंने डिफीट किया था एक्सिस ग्रुप, जिसमें कि जर्मनी, जापान और इटली था। सेकेंड वर्ल्ड वार में जो यूएसए ने, उसने जापान के एरिया पे एंटर किया था, और उसने 2 मिसाइल बॉम्ब्स जापान पर फेंक दिए थे। एक फेंका था उसने हिरोशिमा पे, और एक फेंका था नागासाकी पे। हिरोशिमा में उसने फेंका था बम 6 अगस्त 1945 को, और नागासाकी पे फेंका था 9 अगस्त 1945 पर। और इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, और इसमें जो आलोचना ये हुई थी कि जो यूएसए ने बॉम्ब इसलिए फेंका ताकि वो वर्ल्ड वार 3 ना हो और उस चीज़ से हम बच जाए। पर इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि वो दिखाना चाहता था यूएसएसआर को कि वो कितनी बड़ी सुपर पावर है और कोई भी उनसे बदला पंगा नहीं ले सकता है। जो सेकेंड वर्ल्ड वार थी उसमें आइडियोलॉजी स्टार्ट हुई थी यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। जो यूएसए था वो फैसिलिज्म को फॉलो करता था, और जो यूएसएसआर था वो कम्युनिज्म को फॉलो करता था। अब आप पूछेंगे कि कैपिटलिज्म क्या होता है। कैपिटलिज्म में क्या होता है, जो फ्री मार्केट होती है, और जो डिसीजन है वो पीपल्स के द्वारा लिया जाता है। और सोशलिज्म में कोई भी फ्री मार्केट नहीं होती है, जो भी सारा डिसीजन होता है वो गवर्नमेंट के द्वारा ही लिया जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जो दोनों कंट्री थी उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स को रख दिया था ताकि वो वार को कन्वर्ट कर दे और फुल फ्लैश वार वहाँ पर हो जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। वहाँ पे ये जो वार थी ऐसा, इसमें कि बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था, जिसमें कि
इतना डैमेज हुआ था कि जिसमें वार जब हो गई होती तो इतना डिक्लेयर करना भी मुश्किल था कि किसने वार जीती और किसने वार नहीं जीती है। इसको कहते हैं लॉजिक ऑफ डिटरनेंस, जिसमें पता ना चले कि किसने वार जीती और किसने वार नहीं जीती और पॉसिबिलिटी हो कि अभी वार हो सकती है। द एमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स। जैसे ही वर्ल्ड वार सेकेंड एंड हुआ, वर्ल्ड वार सेकेंड जैसे ही एंड हुआ, जो अमेरिका और जो सोवियत यूनियन था वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। जैसे ही वर्ल्ड वार सेकेंड एंड हुआ था, फर्स्ट पार्टीशन के दौरान जो यूरोप था वो इनकी साइड था, फिर बाद में वो अलग हो गया था। जो वेस्टर्न था, वेस्टर्न जो थे वो थे यूएसएसआर, जिसको कि सेकेंड वर्ल्ड कहा जाता है। वेस्टर्न जो था वो यूएसए था, जिसको फर्स्ट वर्ल्ड कहा जाता है, और जो ईस्टर्न था वो यूएसएसआर था, जिसको सेकेंड वर्ल्ड कहा जाता है। जो अमेरिका था उसने अपनी एक अलायंस बनाई थी जिसको कहते हैं नाटो, जो इस्टेब्लिश हुई थी 1949 में। नाटो एक वो थी जो कि इस्टेब्लिश हुई थी 1949 में। इसमें ये था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था नाटो का, इसमें से जो 12 स्टेट्स होंगे, अगर 12 स्टेट्स में से किसी में एक स्टेट पे अटैक होता है तो ऐसा माना जाएगा कि सब स्टेट्स उससे अफेक्ट हुए हैं और वो सारे मिलके एक प्रोटेस्ट करेंगे, 12 के 12 स्टेट्स। और जो यूएसएसआर था उसने भी अपनी एक अलायंस बनाई थी जिसको कहते हैं वार्सा पैक्ट, जो इस्टेब्लिश हुई थी 1955 में। और उसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि काउंटर करना, रोकना नाटो फोर्सेस को, ताकि वो यूरोप पे अटैक ना कर सके। ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया था, उन्होंने भी अपनी अलायंस बनाई थी जिसको कहते हैं सीटो और सेंटो। सीटो की फुल फॉर्म है साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और सेंटो की फुल फॉर्म है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जो यूएसएसआर था, जो उसने अलायंस बनाई थी, वो बनाई थी चाइना और नॉर्थ कोरिया और वियतनाम के साथ। इसके मेन वो थे जो ये स्मॉलर पावर्स थी, उनका मेन वो हेल्पफुल थी ताकि वो रिसोर्सेज और ऑयल और मिनरल्स वाले और जो टेरिटरी वाली साइड पे वो उन्हें वेपन्स वगैरह प्रोवाइड करा सके ताकि वो लड़ सकें, और लोकेशंस पे वो अपनी जो भी सारा ध्यान वगैरह रख सके। साथ ही वो उन्हें इकोनॉमिक सपोर्ट प्रोवाइड कराते ताकि वो अपनी जो सुपर पावर्स हैं उनके साथ लड़ सकें। एरिनास ऑफ कोल्ड वार। जो ये कोल्ड वार थी, इसको बहुत सारी कोल्ड वार एक बहुत बड़ी वार थी, पर इसके पहले बहुत सारी छोटी छोटी वार हुई थी जो कभी भी कन्वर्ट नहीं हुई थी बिल्कुल भी बड़ी वार में। पहली हुई थी कोरिया में, जो हुई थी 1950 से 1953 तक। दूसरी हुई थी बर्लिन में 1958 से 1962 तक। कोंगो में हुई थी 1960s में। जो इम्पोर्टेंट जो अदर डेवलपमेंट थी वो थी नाम की, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि ज्वाइन करना किसी भी अदर ग्रुप को। वो बहुत बड़ा प्ले रोल करती थी ताकि लोगों के जो भी कन्फ्लिक्ट्स वगैरह उनको सॉल्व करने में वो बहुत बड़ा रोल प्ले किया करते थे उनके बीच में जो भी। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था ताकि ज्वाइन करना बहुत सारे लोगों को। नाम जो ऐसी पॉलिसी थी जिसमें कि जो बड़ी बड़ी पार्टी है जो वो कहेंगे जो किसी भी वार में दखल नहीं देंगे, वो बहुत बड़ा प्ले रोल ताकि वो किसी भी कन्फ्लिक्ट को रोक सके। और जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ को वो ना तो ज्वाइन करे नाटो को और ना ही ज्वाइन करे वार्सा पैक्ट को। अगर वो इनमें से दोनों में से किसी भी अगर वो नाम की पॉलिसी को ना बढ़ाते तो ये चांसेस वर्ल्ड वार 3 होने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते। जो जवाहरलाल नेहरू थे जो कि लीडर थे नाम के, उन्होंने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया था ताकि वो जो कन्फ्लिक्ट्स वगैरह उनको रोक सके। जो कोल्ड वार था वो कभी भी ख़त्म नहीं हुई थी। ये जो शक था वो दो पावर्स के बीच में, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में कई सालों तक चलता रहा था। जो यूएसए और यूएसएसआर ने डिसाइड किया था कि वो जो अपने न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको पीछे हटा लेंगे और बिल्कुल भी वार में उसको यूज़ नहीं करेंगे ताकि वर्ल्ड वार 3 ना हो। उन्होंने 3 एग्रीमेंट साइन किए थे। पहला एग्रीमेंट था लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, जो कि साइन हुआ था 5 अगस्त 1913 को, और न्यूक्लियर नॉन प्रोफेशनल ट्रीटी जो कि साइन हुआ था 1 जुलाई 1968 को, और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी भी एक साइन हुई थी जो इन तीनों यूएसए और यूएसएसआर दोनों सुपर पावर्स ने साइन किया था इन 2 ट्रीटीज़ को। चैलेंज टू बाइपोलैरिटी। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट थी नाम की वो थी जो फर्स्ट समिट थी जो नाम की वो हेल्ड हुई थी 1961 में, जो कि बेलग्रेड में हेल्ड हुई थी। नाम की फर्स्ट समिट हेल्ड हुई थी बेलग्रेड में, जो कि हुई थी 1961 में। इसमें 25 कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और 2004 जो 14 समिट थी वो हेल्ड हुई थी 2006 में, जो कि क्यूबा में हेल्ड हुई थी। जो मेंबर्स थे नाम के वो थे यूगोस्लाविया से थे जोसेफ ब्रोज टीटो, और उससे इंडिया से थे जवाहरलाल नेहरू, इजिप्ट से थे गैमल अब्दुल नैसेर, जिन्होंने अपनी मीटिंग हेल्ड की थी 1956
1946 में नॉन अलाइंग मूवमेंट था, वो हेल्प ऑफर करता था न्यूली डिकोनाइज कंट्रीज एशिया जैसे अफ्रीका थी, ताकि वो किसी भी अलायंस में ज्वाइन ना करे, वो सिर्फ नाम को ही पॉलिसी को फॉलो करे। जो ऑब्जेक्टिव्स थे नाम के वो थे कोऑपरेशन अमंग द 5 कंट्रीज, नाम के ये ऑब्जेक्टिव्स थे, कोऑपरेशन अमंग द 5 कंट्रीज़ के अंदर कोऑपरेट करना, जो कोल्ड वार की टेंशन है उसको ग्रो जो हो रही है कोल्ड वार की टेंशन उनको कम करके उनको सबको संभाल लेना, एकदम से ड्रामेटिक एंट्री ऑफ न्यूली कंट्रीज़, जो एकदम से जो न्यूली कंट्रीज़ आ रही हैं उनको रोकना, ताकि वो नाम की पॉलिसी को फॉलो करें और ना ही इन सुपर पावर्स में दखल दें। जो पॉलिसी थी नाम की वो थी कि किसी भी वार में दखल ना देना और आइसोलिज्म और न्यूट्रलिटी के सिस्टम को फॉलो करना। अब आप पूछेंगे आइसोलिज्म क्या होता है? आइसोलिज्म ये होता है कि वर्ल्ड में जो भी चल रहा है उससे बिल्कुल दूर रहना, उसमें किसी में दखल ना देना। और जो अमेरिका था उसने भी आइसोलिज्म की पॉलिसी को फॉलो किया था 1987 से 1914 तक। और इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं, इंडिया ने भी नाम की पॉलिसी को अडॉप्ट किया था और ना ही वो आइसोलिज्म को फॉलो किया करता था। नाम इज़ नॉट अ न्यूट्रलिटी, जो नाम की पॉलिसी वो न्यूट्रलिटी ही थी। न्यूट्रलिटी का मतलब होता है कि किसी भी वार में दखल ना देना, पर न्यूट्रलिटी जो था वो सिस्टम था जिसमें कि वो दूसरी जो कंट्रीज़ हैं जो इसमें दे रही हैं उन वार्स को रोकना, ताकि वर्ल्ड वार 3 ना हो। एंड न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, जो चैलेंज था नाम के लिए कि डेवलप करना, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको और ज़्यादा डेवलप करना, ताकि जो प्रॉवर्टी है वो गरीबी से ताकि वो जो सारे वो हैं देश वो दूर हो सकें। और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो भी उनका मेन फैक्टर था उनकी इंडिपेंडेंस के। अगर डेवलपमेंट नहीं होगी तो वो कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, उनको कभी भी फ्रीडम नहीं मिल सकती थी। जो आइडिया था न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर का था वो था ताकि जो वो अपने अपने एक रूल्स बनाना। जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट वो रिपोर्ट हुई थी 1972 में। इसके अंदर मेन पर्पस थे गिव द एलडीसी कंट्रोल ओवर देयर नेचुरल रिसोर्सेज। एलडीसी का जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ का उनका कंट्रोल होना नेचुरल रिसोर्सेज पे, और ऑब्टेन करना ताकि उन्हें वेस्टर्न मार्केट्स में उन्हें लेके आना ताकि वो अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें सेल कर सकें और अपनी डेवलपमेंट को बढ़ा सकें। और जो टेक्नोलॉजी के जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस करना और एलडीसी कंट्री को बहुत ज़्यादा रोल पकड़ाना ताकि वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में अपना रोल अदा कर सकें। जो नैम था वो बिग प्रेशर था 1980 में, और जो नियो था इसलिए वो उससे फेड हो गया था। इंडिया एंड इट्स कोल्ड वार, इंडिया का हमेशा से ही मानना था कि वो किसी भी वार में दखल नहीं देती और वो कोल्ड वार एक ऐसा था जिसमें कि वो रोकती है और बिल्कुल भी वो किसी वार में दखल नहीं देती है। फर्स्ट जो था नॉन अलाइनमेंट का कि ताकि अलाउ करना इंडिया को, तो ताकि वो इंटरनेशनल डिसीजंस में पार्ट ना ले सके। सेकेंडली था इंडिया ऑफन टू बैलेंस द सुपर पावर, इंडिया बैलेंस करता था वन सुपर पावर को ताकि वो किसी में पार्ट ना ले। इंडिया ने शुरू से कहा था कि हम नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को फॉलो करते हैं, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया था। उन्होंने फिर भी एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन की थी यूएसएसआर का, जो हुई थी अगस्त 1971 में, जो कि 20 ईयर्स ट्रीटी थी, फ्रेंडशिप ट्रीटी थी उन दोनों के बीच में। और उन्होंने डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस थे इंडिया के साथ वो भी बहुत अच्छे थे। और अगली चैप्टर में पढ़ेंगे इंडिया ने बांग्लादेश की भी हेल्प की थी 20 ईयर्स ट्रीटी, फ्रेंडशिप ट्रीटी उनके साथ साइन करने के बाद। दैट्स ऑल आवर चैप्टर। आई होप दैट यू लाइक्ड इट एंड you understand it. For further queries, write in a comment box. I will try to give your answers. If you like, please like, share and subscribe to my channel. Bye bye guys.